हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। सुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और स्वागत है आपका मेरे चैनल उलाना चैम्स में। सबसे पहले बधाइयां उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ प्रयास किए हैं निकलने के इस बार, और क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आया था। और मेन बात है कि गणित का सिलेबस अब काफी कम हो गया है। मैं आज इस पूरे पेपर को सॉल्व कर रहा हूं, आप अंत तक देखिए, मिलाइए अपने आपके कितने सही हुए। अलग अलग सीरीज के आगे पीछे होंगे आपके, लेकिन सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और भविष्य में जो बच्चे नवोदय देंगे उनके लिए तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस पैटर्न का पेपर ये पहला हो रहा है। विशेष रूप से मैथ्स का जो पहला पैटर्न था उसमें काफी कठिन चैप्टर्स से सवाल पूछे जाते थे। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और उन बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जो आपके आसपास हैं जिन्होंने नवोदय दिया है। और मैंने आज तक के सारे 2011 से पहले के सारे पेपर सॉल्व कर रखे हैं। आप मेरे चैनल पे जाएं, वहां आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे शुरू करते हैं नवोदय का ये पेपर। देखिए, इसमें 4 फिगर दे रखे हैं, इसमें से आपने बताना है रॉन्ग फिगर कौन सा है। तो देखिए, एक बंद आकृति है, ये भी एक बंद आकृति है, ये भी बंद है। तो रॉन्ग फिगर, ये 2 बंद आकृतियां हैं, तो इसलिए आंसर ये होगा। यहाँ देखिए 3 तीर के निशान ऊपर है, यहाँ लेफ्ट की तरफ है, यहाँ नीचे है, और यहाँ इधर है। लेकिन इनके पीछे देखिए ऐसा डैश है सबके, तो इस पे नहीं है, तो आंसर ए वाला होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, इस लाइन के पैरेलल ये खींची गई हैं, इसमें भी इस लाइन के पैरेलल खींची गई है, इसमें इस लाइन के पैरेलल खींची गई है, और इसमें सीधे खड़े में खींची गई है। मतलब बीच की रेखा सबसे लंबी है और दोनों तरफ छोटी हो रही है, जबकि यहाँ जो है एक ही डायरेक्शन में रेखाएं छोटी हो रही हैं। तो इसका आंसर होगा सी। तीनों में देखिए एक साथ, ये गुणा के निशान है, यहाँ पे एक साथ है, यहाँ पे एक साथ है, लेकिन यहाँ आमने सामने है, तो इसलिए आंसर अलग ये है। इसमें आपको सेम फिगर खोजना है। तो देखिए, यहाँ तीर का निशान है, यहाँ वृत्त है, तो ये तो उल्टा ऊपर डायरेक्शन में है, यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में है। तो इसका सही आंसर देखिए यही है। ये तीर का ये हो गया त्रिभुज, और ये वृत्त हो गया। इसको देखेंगे वर्ग के बाहर से ये वाला फिगर है, तो ये बच्चे ने बिल्कुल सही किया हुआ है, इसी से मैच हो रहा है। इसका भी देखेंगे तो बिल्कुल बी वाले से मैच हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया, इसका ये उल्टा हो गया, और इसका ये उल्टा हो गया। यहां देखिए इसके ठीक जैसे ये बी वाला है, देखिए 2 त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, और एक बड़ा समकोण त्रिभुज इधर है। इसमें एक त्रिभुज गायब है, और इसमें भी गायब है, और इसमें यहां नीचे की लाइन गायब है, तो आंसर बी। इसको देखिए यहां पे कौन सा फिगर आएगा। तो जैसे ऊपर है, हम इसको ऐसे मिलाएंगे, यहां से ये हो जाएगा, और यहां कि ऐसा बन जाएगा। तो ये वाला फिगर देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है डी से, क्योंकि यहां ये वाली लाइन है, तो यहां पर ये लाइन भी होगी। यहां पे देखिए इस तरह से है, ऊपर ऐसा किया हुआ है, यहां ऐसा है, तो ये ऐसा है, तो यानी जैसी फिगर इधर है सेम फिगर इधर है। तो यहां ऐसा है, तो यहां भी ऐसा काला होगा, ठीक है ना। और यहां काला होगा तो दूसरा ये भी ऐसा होगा, ये भी ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी वाले से मैच कर रहा है। इसकी ये लाइनें उल्टी हो गई, यहाँ काला नहीं है। इसके देखिए अगर हम इसको मिलाते हैं, तो इसको आप ये मिलाइए, इसको ये मिलाइए, और इसको ये मिलाइए, और इसको ये मिलाइए। तो अगर आप ये देखेंगे तो बिल्कुल ये 1 2 3 ये मिल रहे हैं, और ये लाइन मिल रही है, और ये इस तरह से मिले हुए हैं, यहाँ ये लाइन यहाँ मिल रही है। बी आंसर बिल्कुल सही। यहाँ देखिए यहाँ बिंदु है, तो यहाँ भी बिंदु होगा। यहाँ इस तरह से है, अंदर की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ भी अंदर की तरफ झुका होगा। और ये सीधा मिल रखा है, तो ये भी सीधा मिलाएंगे। यहाँ 2 लाइनें ऐसी हैं, तो यहाँ भी 2 लाइनें ऐसी होंगी, और बिल्कुल इससे मैच हो रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, इसकी भी उल्टी हो गई, इसकी भी उल्टी हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक निश्चित पैटर्न में ये फिगर चेंज हो रहे हैं। ये अगला आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 5 लाइन से बना हुआ फिगर है।
लेकिन यहाँ 4 ही लाइन बच गई, यहाँ 3 ही लाइन बच गई, तो यहाँ केवल 2 लाइन बच जाएंगे। ठीक है ना, तो इस पे ऐसा है, तो 2 लाइन वाला केवल यही है। यहाँ देखिए ये तीर का निशान जैसा त्रिभुज सा यहाँ पीछे, और यहाँ 3 है, ये यहाँ ऐसे में इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा ये 90 डिग्री, फिर ऊपर को घुमा 90 डिग्री, अब तो इधर को घूम जाएगा 90 डिग्री। तो एक इसमें है, एक इसमें है। अब देखिए यहाँ 3 लाइन थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 1 है, तो अब कोई लाइन नहीं होगी, तो आंसर बिल्कुल सी वाला होगा। इसमें देखिए पहले हम प्लस देखते हैं, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है अगले खाने में, फिर अगले यहाँ, तो अब इस तरफ आ जाएगा, यहाँ हम प्लस का निशान मार देंगे। अब वृत्त को देखिए, यहाँ तो ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ तो ये यहाँ आ जाएगा। ये वाला निशान देखेंगे तो ये यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर ऊपर गया, तो अब यहाँ आ जाएगा। तो 3 निशान से हमें पता चल जाएगा, ये प्लस ये, तो आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। यहाँ देखिए स्टार था, ये स्टार यहाँ गया, पहले तो ये सीधे डायरेक्ट अपोजिट नंबर पे गया। अच्छा ये 3 इस साइड है, एक अलग है, ठीक है ना, तो यहाँ से जाके एक अलग राइट सब में है, तो ये यहाँ जा रहा है, तो फिर दूसरे नंबर पे यहाँ जा रहा है, तो तीसरे नंबर पे यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर इन दोनों में है। अब यहाँ देखिए इक्वल यहाँ था, ऊपर चला गया, फिर यहाँ आ गया, तो फिर यहाँ नीचे चला जाएगा, तो सबसे नीचे इसी पे है, तो यही आंसर हमें मिल गया। इसमें देखना है जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका किससे होगा। तो ये ऐसा, ये और ये पलट के एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऊपर को पलटा, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री इधर को पलट जाएगा, और ये फिगर बन जाएगा इसकी तरह। यहाँ पे बच्चे ने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि देखिए ये केवल 90 डिग्री पलट रहा है, यहां से सीधा, इसका कहीं चेंज नहीं हो रहा है, ये सीधा घूम के यहां जा रहा है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री ऐसा था, क्योंकि अभी अगर हम यहां से लाइन मारे तो यहां है, तो इस पे देखिए लाइन मारेंगे तो यहां इस कोने आ जाएगा 90 डिग्री पे, ठीक है ना, तो आंसर सी होगा इसका। और यहां देखिए ये दोनों ब्लैक स्पॉट है, तो ये ठीक उल्टा हो गया, तो यहाँ भी ये था, तो ये भी सबसे पहले उल्टा हो जाएगा, यहाँ और यहाँ लाइनिंग वाले हो जाएंगे, तो लाइनिंग वाले यहाँ ये दोनों में है, बाकी किसी में नहीं है, तो आंसर सी रहेगा। यहाँ देखिए पहले 2 ऐसे थे, फिर एक ही बचा ऐसा, और ये ब्लैक का व्हाइट हो गया, यहाँ भी 2 हैं, तो एक ही बचेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखिए, ये पहले इधर था, अब ये भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री नीचे घूम रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ऊपर को घूम जाएगा ऐसा, और ऊपर ये बिल्कुल बी वाला सही है। यहाँ देखिए 3 है, वृत्त और गोला है, फिर वर्ग है। अब देखिए जो सबसे लास्ट में है वो सबसे बाहर है, तो ये जो सबसे लास्ट में होगा ये सबसे बाहर होगा, जो दूसरे नंबर पे है वो यहाँ भी दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ दूसरे नंबर पे त्रिभुज है, और जो सबसे पहले नंबर पे वर्ग है वो अंदर होगा। तो यहाँ भी देखिए, हाँ बिल्कुल बच्चे ने सही किया इसको। देखिए ये फिगर ऐसा है, इसको पूरा मिलाना है, हमें पूरा वर्ग बनाना है, सॉरी इससे सीधी लाइनें खींचती नहीं है, आप लोग इसको समझिए। तो ये इसको देखो, ये बिल्कुल ये इस फिगर से मैच कर रहा है, बाकी किसी भी फिगर से मैच नहीं हो रहा है। ये देखिए ये त्रिभुज ही है, इसको त्रिभुज ही बनाना है, इसको सीधा यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए। अब देखिए इस फिगर को ढूंढिए आप जिसमें 2 हिस्से हैं, तो देखिए इसका हिस्सा ये वाला है। यहाँ देखिए इसको सीधा मिलाइए, तो ये वर्ग, सॉरी सीधा मिलाना था इसको, मेरा सीधा मिल नहीं रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे ऐसा है, और एक छोटा है कोना, ये बड़ा है, तो यहाँ तो नहीं मैच कर रहा है, बिल्कुल इसका आंसर डी वाला होगा। देखिए इसके बिल्कुल मैच कर रहा है, इसको पूरा वृत्त ही बनाना है, तो वृत्त बना के देखिए ये वाला बाहर की तरफ होना चाहिए, ये अंदर की तरफ, इसमें तो एक ही है, इसमें भी एक ही है, ये वाला बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, इसके दोनों वो हैं, तो बिल्कुल आंसर सी। देखिए इसको शीशे में अगर हमने देखना है, तो देखो शीशे की तरफ ये वाला ऐसा फिगर आ गया, तो हमने शीशे की तरफ ऐसा ही होना चाहिए जिसमें ये हो, तो देखो ये तो है नहीं, तो देखो इसमें देखिए ये वाला फिगर शीशे की तरफ है, और ये नीचे ऐसा है, ये बिल्कुल सी वाला
फिगर मैच होगा जो शीशे की दूसरी तरफ देखेगा। टी तो ऐसे ही रहेगा लेकिन ये शीशे से दूर रहेगा। देखो शीशे की तरफ ये आ रहा है ऐसा, तो यहां से भी ऐसे ही आएगा शीशे की तरफ इस डायरेक्शन में। तो बिल्कुल ए वाला बच्चे ने सही लिखा है। ये नीचे को ऐसा है और शीशे की, और ये ऊपर को ऐसा है, तो ये भी बिल्कुल टी वैसी रहेगा और ए वाला फिगर होगा। देखिए यहाँ शीशे की तरफ ये है नीचे, और ये ऐसा, और यहाँ देखो ऐसा, ये फिर शीशे की तरफ मुड़ रहा है। तो लेकिन यहाँ देखिए ये शीशे से उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा। ये शीशे की तरफ आना चाहिए। ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये यहाँ नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, ये ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ। देखिए यहाँ देखिए ये बिल्कुल ऐसा है, यहाँ नीचे की तरफ मुड़ा है, और ये भी बिल्कुल सी वाला मैच कर रहा है। क्योंकि ऊपर देखिए डी वाला भी एक जैसा है, लेकिन ये देखिए अंदर की तरफ झुका हुआ है शीशे की तरफ, जबकि ये शीशे के अपोजिट झुका हुआ है। तो इसने भी शीशे के अपोजिट झुकना है इस तरफ, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सी वाला सही है। और यहाँ देखिए ये इस तरह का कहते हैं हीरे की तरह, और अंदर ये है। तो क्योंकि ये शीशे की तरफ जो है लंबा वाला है, लेकिन ये शीशे की यहाँ देखेंगे तो शीशे से अपोजिट जा रहा है, तो ये नहीं होगा। शीशे के तरफ ये उल्टी डायरेक्शन में है, ये भी उल्टी डायरेक्शन में है। देखिए ये वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, ये वाला ये इस तरफ आ जाएगा, ये दूर का है, ये इधर आ जाएगा, और ये दोनों त्रिभुज इस तरह से डी वाला आंसर होगा। देखिए ये कागज को आपने ऊपर मोड़ा, फिर ऐसा मोड़ा, फिर अंदर से ऐसा काट दिया। जब हम इसको खोलेंगे इस तरफ से तो ये पूरा गोला इधर हो जाएगा, और जब इधर नीचे को खोलेंगे तो एक ऐसा इधर भी गोला हो जाएगा। तो एक इस तरह का फिगर बनेगा। इसको हमने ऐसा मोड़ा, पहले ऐसा मोड़ा, लेकिन यहाँ इसने गलत बता दिया। ये तो नीचे से ऊपर मुड़ना चाहिए था, ये ऐसा क्यों बताया इसने? नीचे से ऊपर मुड़ना चाहिए था पहले, और तब अगर ऐसा मोड़ा तो फिर इधर खोलेंगे तो एक गोला इधर होगा, फिर नीचे को खोलेंगे तो दो गोले इधर होंगे। आंसर ये होगा। लेकिन यहाँ इसने क्वेश्चन अजीब सा पूछ दिया इसका। यहाँ देखिए इसको ऊपर मोड़ा और फिर इसको इधर मोड़ा। अब देखिए इसमें तीन बिंदी है, तो जो तीन बिंदी इधर बनी तो वही तीन बिंदी इधर बन जाएंगी, ठीक है ना। और फिर ये 6 बिंदी नीचे बन जाएंगी। तो तीन बिंदी देखिए इस तरह से बनी हुई है कि जैसे ये तीन बिंदी यहाँ, फिर ये तीन बिंदी यहाँ खोल के फिर नीचे खुलेगा, तो तीन नीचे इधर, तीन नीचे इधर हो जाएंगी, और आंसर होगा बी। यहाँ देखिए इस कागज को इस तरह से मोड़ा फिर ऊपर की तरफ मोड़ा, ये काटा यहां से। अब क्योंकि यहाँ काटा है, यहाँ कटा है, तो जब इधर खोलेंगे तो यहाँ भी कटा होगा, दोनों तरफ खोलेंगे तो यहाँ भी कटा मिलेगा आपको। तो आंसर होगा सी। जैसे ये दो कटे वैसे ये दो भी कटे मिलेंगे। इसमें देखिए ये फिगर किसके अंदर छुपे हैं ये आपको बताना है। तो एक त्रिभुज है, एक ही चतुर्भुज है, दोनों चतुर्भुज हैं। एक इस तरह का चतुर्भुज है, तो इसमें तो कोई फिगर है नहीं। इसमें देखिए दोनों फिगर हैं केवल, और यहाँ तीन फिगर इसमें है देखिए। लेकिन इस चतुर्भुज की तरह कोई है नहीं है। इस चतुर्भुज की तरह ये दोनों चतुर्भुज इस तरह के हैं, तो ये दोनों इस तरह के हैं, और एक त्रिभुज हो गया। बिल्कुल डी वाला मैच कर रहा है। यहाँ देखिए दो चतुर्भुज इस तरह के, एक बड़ा एक छोटा एक त्रिभुज है, तो बिल्कुल ए वाले में ही ये है, ठीक है ना, बाकी किसी में नहीं है। देखिए 35, इसमें दो त्रिभुज है, एक बड़ा है एक मीडियम है, दो छोटे हैं। तो यहाँ देखिए इसमें तो तीन छोटे हैं, इसमें देखिए एक बड़ा है एक मीडियम है, दो छोटे हैं। तो बिल्कुल आंसर यही है, क्योंकि ये ज्यादा ही छोटे हो गए। इस पे चलिए, एक वर्ग आयत है, एक इस तरह का फिगर है, एक अर्धवृत्त है, एक ये है। तो आयत 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 इसमें तो नहीं है। इसमें देखिए आयत भी है, ये वाला फिगर भी है, और इसी से मिलता हुआ ये वाला फिगर भी है। तो बिल्कुल बी वाला सही है, बाकी कोई भी मैच नहीं हो रहा। इसको आपने खोजना है इनमें, इसके अंदर किसके अंदर छुपा है। तो यहाँ पे इस तरह का है, तो इसमें तो बन नहीं रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें बन रहा है। देखिए ये इस तरह का, ये और ये
पूरा बन रहा है, ये वाला आंसर होगा। ये देखिए किसके अंदर छुपा है, ये इसी के अंदर, देखिए ये है, ठीक है ना, ये वाला यहाँ छुपा हुआ है। अब देखिए ये आप कह रहे हैं ये इसको इस तरह क्या है, तो ये किस में छुपा है, तो इस तरह की फिगर देखो ये है, ठीक है ना, और ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, तो बिल्कुल सी के अंदर छुपा है। ये वाला देखिए किसके अंदर छुपा है, ये तो उल्टा बन गया, देखो ये वाला फिगर इसके अंदर साफ पता चल रहा है छिपा है। चलिए अब गणित करते हैं। सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं 7, तब 4, तब 2, तब 0, ये 4 अंक बन गया। छोटी के लिए हम सबसे छोटा लिखते हैं, तो लेकिन 0 पहले नहीं लिखते, 0 दूसरे नंबर पे लिखते हैं और तब छोटे से बड़े की ओर। अंतर बताना था तो 10 में से 7 गया 3, और यहां देखिए 11 में से 4 गया 7, सॉरी, और यहां 3 बचा, और यहां 7 में से 2 गया 5, 5373, बिल्कुल सही। एक भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 है, देखिए भाजक कहते हैं जिससे हम भाग देते हैं, और भागफल 16 है, तो शेषफल 27 है, तो भाज्य है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का गुणा कर देते हैं और उसमें इसको जोड़ देते हैं, तो सीधा आप 16 का पहाड़ा बोल सकते हैं, 16 कम 16 का 6 मैं यहाँ पे कर रहा हूं, हासिल 1, 16 पंजे 80 और 1 81, और इसमें 27 को हम जोड़ देंगे, तो 7 और 6 13 का 3, हासिल 1, 4 और 843 होगा। 90 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, तो जैसे 2 देंगे तो 2 चौको 8, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10, 45 में 5 का जा रहा है, 5 नंबर 45, 9 में 3 का जाएगा, 3 3 9 और फिर 3 एकम 3, तो इसके हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ इस तरह से दे रखा है, तो अभाज्य गुणनखंड ये नहीं है, तो बच्चे ने देखो यहाँ कंफ्यूज कर गया बच्चा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा चकराने के लिए था ये प्रश्न, और क्योंकि इसमें देखिए 2 3 आ रहे हैं, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 है, अब इसने 3 गुणा 3 के लिए यहाँ 3 का वर्ग लिख दिया, तो ठीक था, ये आंसर होना था, ठीक है ना। सीधा हम पहले 47वां ही करते हैं, तो 3 पूरा है तो इसका मतलब 3 की संख्या पूरी होगी, तब दशमलव होगा, 3 जो है 100वें स्थान पे होगा, तो इसका मतलब 10वें स्थान पे 0, 100वें स्थान पे 3, 1000वें स्थान पे भी 3, और यहाँ पे देखिए इकाई मतलब ये 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, लाखवां, 10,00,000वां, करोड़वां, यानी कितने अंकों के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें अंक पे होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7वें स्थान पे होगा 3, ठीक है ना, तो ये 3.0, देखो यहां बच्चे ने ये भी गलत कर दिया, क्योंकि ये जो है दसवां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, लाखवां, 10,00,000वां, करोड़वां, सॉरी 10वां इसमें होगा, 10वां, 100वां, हाँ तो यहाँ 2 जीरो होंगे, सॉरी, ठीक है ना, ये वाला आंसर होना था, क्योंकि ये 10वां बटा 10 का 10वां, ये 100वां, ये 1000वां, ये 10,000वां, ये लाखवां, 10,00,000वां, तो ये 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, लाखवां, 10,00,000वां, तो ये वाला आंसर डी वाला होगा। 20 दशमलव इसको सरलतम रूप में भिन्न है, तो इसका देखो भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 20.0 नहीं सॉरी इसका दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव हटेगा तो इसको हम लिखेंगे 0,925। अब इसका बट्टा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 अंकों के नीचे पीछे दशमलव था, तो बट्टा हो जाएगा 4 अंकों वाला, 4 शून्य वाला, 10,000 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 10वां, 100वां,
हजारवां 10,000वां तक है, ठीक है ना। तो ये 10,000 हो गया। अब इसको काट के आप छोटा करो, तो देखिए किससे कटेगा ये, क्योंकि यहाँ 25 है तो आप 25 से काट के देखिए पहले सीधे, तो 25 अठा 200, ठीक है ना। 25 अठा 200, ये 9 में भाग नहीं जाता, 0 बार दिया। फिर ये 92 में दिया तो 25 तिया 75 हो गया, और 75 के बाद 80 90 15 हो गया, 17 बचा। तो 17 के आगे 5 और है तो 175 हुआ, तो 25 सता 175 होता है। और यहाँ देखिए 25 चौको 100 और 0 0 400 हो गया। तो देखो ये काट के इतना हो गया 80 37 बटा 400, तो 80 37 बटा 400 होना था। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड जो है 1 होता है। यदि इस संख्या में इससे भाग दिया जाए तो इतना उत्तर आएगा। अब क्या हो गया, देखो पहले यहां 2 अंकों के पीछे दशमलव था, ठीक है ना। अगर हमने इसका दशमलव हटाना है, देखिए आप इसको इस ढंग से देखिए, 1 4 3 2 बटा करिए 1.25। अब क्योंकि इसके 2 अंकों के पीछे दशमलव है तो यहां दशमलव रख करके हम 2 जीरो रख देंगे। अब इसका दशमलव कट जाएगा, ठीक है ना। तब आंसर इतना आया। ये क्लियर हो गया, यानी 1 अंक के पीछे दशमलव आया। अब फिर यहां हम इसको इसके दशमलव हटाएंगे तो 9.432 बटा 12.5, यानी कहने का मतलब इसका दशमलव 1 अंक के पीछे है तो इसका दशमलव हमने हटा दिया, तो यहां का दशमलव यहां से कट के यहां आ जाएगा, ठीक है ना। 2 अंकों के पीछे आ जाएगा। इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, इसको दिमाग से अगर आप करिए तो, क्योंकि जब इसमें 2 जीरो बड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो तब जो है दशमलव आ गया 1 अंक के पीछे। हम यहां दशमलव, अब यहां सवाल में अगर हम इसमें भी 2 जीरो और बढ़ा दें तो यहां दशमलव 4 अंक के पीछे चला गया है, तो इससे 4 अंक और पीछे दशमलव चला जाएगा, ठीक है ना। तो दशमलव चला जाएगा, पहले इसके पीछे था तो 1 2 3 4 अंक, ये बिल्कुल सही बच्चे ने किया है, और दशमलव यहां चला जाएगा। इसको आपने जोड़ना है तो इसको अगर आप ऐसा लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका आना चाहिए बस, 1 फिर दशमलव के नीचे दशमलव 1 0 1 1 दशमलव 0 0 1 0.0 1 11.0 1 111.1001। तो देखिए एक जो है अलग है, यहाँ 0 में 1 जोड़ के 1 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 और यहाँ 1 125.2311 125.2311 300 मिलीलीटर की पानी की 17 बोतलों तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर कुल द्रव है, तो 300 ml की 17 बोतल है, ठीक है ना। तो 300 गुणा 17 हो जाएगा, तो 17 जीरो का जीरो, 17 जीरो का जो 17 3 51, 5100 ml हो गए। अच्छा 130 जूस की 30 बोतलें हैं, तो 130 जूस की ml की 30 बोतलें, तो 13 3 39 हो गया, और 2 जीरो आगे, तो इसमें 3900 जोड़ दो। यहां पे जोड़ा मैंने 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 5 3 8 1 9, तो ये 9000 हो गया। तो 9000 मिलीलीटर हो गया। इसका अगर हम लीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग करेंगे, तो देखिए 3 जीरो कट गए और 3 जीरो कट गए, तो 9/1 का मतलब 9 लीटर हो जाएगा।
देखिए, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल चला। ठीक है, पैदल चला 10 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट बस में सफर किया, तो बस से चला 1 घंटा 05 मिनट। फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। फिर 15 मिनट पैदल चला, तो मिनट हम यहां रख देंगे, ये 10 मिनट है। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका। 3 घंटा 20 मिनट और रुका वहां, तो देखिए सब टाइम कितना हुआ। ठीक है ना, और 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया, फिर वापस आ गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा, ये तो हम देखेंगे कुल कितना समय लगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे आप, तो 5 है 5 10 का 0, और 2 और 1 3 और 1 4, 40 हुआ ये। 2 और 1 3 और 1 4, 40, और 3 और 1 4, यानी 4 घंटे 40 मिनट उसको टोटल लग गए वहां जाने में, पहुंचने में और वहां रुकने में। अब हम क्या करेंगे, 9 बजे घर से चला और 4 घंटे 40 मिनट उसको लगे वहां, तो इसमें जोड़ देंगे, तो 9 और 4 13, तो इसका मतलब 13 बज करके 40 मिनट पे वो वहां से चला। ठीक है ना, वापस यहाँ उसको इतना टाइम हो गया। अब फिर 3:30 बजे घर पहुंच गए, तो यहाँ 13:40 का मतलब 1 बज करके 40 मिनट कहते हैं। तो आप चाहे तो 3:30 में से घटाओ, या इसको 15:30 भी आप कह सकते हैं। अगर यहाँ 13:40 घटाना है तो उसके ऊपर 15:30 लिखना पड़ेगा, और अगर आपने 3:30 लिखना है तो इसको 1:40 लिखना पड़ेगा। अब देखिए घटाना कैसा है, 30 में से 40 नहीं घटता है, इसको एक साथ घटाते हैं मिनट ही मिनट को। तो 30 मिनट है नहीं, तो यहाँ से 1 घंटा लिया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, प्लस 30 मिनट वहां पहले से है, तो ये 90 मिनट हो गया। यहाँ से 1 घंटा लिया तो 90 में से 40 गया, तो 50 मिनट, और यहाँ 1 घंटा, तो उसको 1 घंटा 50 मिनट का टाइम लगा वापस आने में। ऐसा क्यों हो गया, ये सवाल गलत कहां हो गया। देखिए, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए 9 बजे प्रातः अपने घर से चला। घर से चला 9 बजे, वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट, तो 10 मिनट ये चला गया, 1 घंटा 5 मिनट ये चला गया। बस में यात्रा की, फिर 15 मिनट पैदल चला अपने चाचा, 15 मिनट ये चला गया, अपने चाचा के घर पहुंचा। ठीक है ना, वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका, तो 3 घंटा 20 मिनट वहां रुक गया। सायं 3:30 बजे अपने घर पहुंचा, तो हमने देखा इसको जोड़ेंगे, तो 20 मिनट ये हो गए, तो सीधा 15 और जोड़ो तो 35, और सॉरी ये गलत हो गया था, 20 और 15 होते हैं 35, और यहाँ पे 50 होना था। ठीक है ना, क्योंकि ये 5 है 5 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 1 5, सॉरी 4 घंटे 50 मिनट का टाइम लगा उसको। तो हमने देखा 4 घंटे 50 मिनट का टाइम लगा, 9 बजे वो चला, तो कितना, यहां से हमने इसको जोड़ा, तो ये हो गया 13:50। क्या हो गया, 13:50 हो गया। तो 13:50 का मतलब 1 बज करके 50 मिनट, तो यहां हम 1 बज करके 50 मिनट को घटा देंगे। तो यहां फिर ऐसे करेंगे, 1 घंटा यहां लिया तो ये 90 मिनट हुए, 90 में से 50 गया तो यहां 40 होगा, तो इसको 1 घंटा 40 मिनट का समय लगा। इसको अगर हम करेंगे तो देखो, ये रेखा कोष्टक को सबसे पहले करते हैं, तो इसको अगर मैं यहाँ ऊपर करूंगा तो यहाँ बराबर 8 ऋण बड़ा कोष्टक शुरू, 18 ऋण मझला कोष्टक शुरू, 16 ऋण 5 ऋण, इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो 4 में से 1 चला गया, बच गया 3, और ये छोटा कोष्टक बंद, सॉरी ये छोटा कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे, हम छोटा कोष्टक हल करेंगे, तो 8 ऋण
बड़ा कोष्टक शुरू, 18 ऋण मंझला कोष्टक शुरू, 16 ऋण, और यहाँ क्या करेंगे 5 में से 3 को घटा देंगे तो बचा 2, ये कोष्टक भी हट गया। अब केवल मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक बच गया। मंझला कोष्टक सॉल्व करेंगे तो बराबर 8 ऋण बड़ा कोष्टक शुरू, 18 ऋण, और इसको देखो 16 में से 2 गया 14। अब यहाँ धन है यहाँ ऋण है तो ये ऋण ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा 14, बड़ा कोष्टक बंद। 8 ऋण 18 में से 14 गया 4, और 8 में से 4 गया 4, आंसर होगा 33/40 में क्या घटाए जाए कि 11/40 प्राप्त हो। देखो ऐसे सवालों में हमें क्या करना चाहिए, जैसे मैं बोलूंगा कि 7 में से कितना घटाएं कि 3 मिले, ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ पे कि 7 में से 4 घटा के 3 मिला, तो 4 कैसे उत्तर आया, क्योंकि हमने 7 में 3 को घटा दिया तब 4 आएगा। तो यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, 33/40 में से क्या घटाया जाए, 33/40 में से क्या घटाया जाए, यानी इसी को घटा देंगे हम, ठीक है ना, 11/40 को। तो यहाँ 33 में से 11 गया तो 22/40 आंसर होगा। अब देखो यहाँ चकराने के लिए इन्होंने क्या किया, 22/40 नहीं लिखा है, इसको काट रखा है। इसको काटने के लिए इसको छोटा कर रखा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 का भाग दिया, नीचे भी 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 0 का 0, 11/20, 22/40 भी बोल सकते हैं या 11/20 भी अगर आप इसमें जोड़ेंगे, सॉरी इसमें से 11/20 घटाएंगे तो यही प्राप्त होगा। पहले हम इस सवाल को करते हैं, निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 18 गुणा 10 हो जाएगा, तो 18 दशांक 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखो 14 गुणा 14, तो 14 गुणा 14, 14 चौको 56, 5 14 कम 14 5 19 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 12 गुणा 16, 16 गुणा 12, 12 छक्का 72, 7 12 कम 12 7 19 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका देखो 17 गुणा 11, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 और 17 11 कम 11 7 18 187 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा जो है 14 गुणा 14 यानी बी वाले का है, तो आयत बी का 196 आया, सबसे अधिक हमने बताना है, ठीक है। इसको देखिए, इस 5/22 है, 7/22, यहाँ 3/22 है और 9/22 1/22। तो हम इसको सरल कैसे करते हैं, पहले हम धन धन एक तरफ कर देते हैं, 5/22 धन 7/22 और धन के 9/22 हम पहले लेते हैं, फिर ऋण करके 3/22 और ऋण 1/22। तो क्योंकि नीचे का जोड़ा हुआ है तो हम इसको देखो धन धन जोड़ देंगे, तो 7 और 5 12 और 9 21, तो ये हो गया 21/22 और ऋण करके इसको भी जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 4/22, ठीक है ना। तो 21 में से 4 को घटा दो तो 17/22 आंसर होगा। एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं, 2 संलग्न तीलियों के बीच का कोण। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। इस तरह से साइकिल का पहिया होता है, इसमें अगर हम 24 तीलियां बनाएं, ठीक है ना, आप बनाते रहो 24 तीलियां, तो 2 संलग्न तीलियों के बीच का कोण, तो 2 तीलियां, एक जैसे ये है दूसरी तीली है, इसके बीच में कौन सा डिग्री का कोण बनेगा। तो हमें पूरा पता है कि ये पूरा एक चक्कर जो है ना 360 अंश का होता है। कोई भी जब हम एक चक्कर यहां से पूरा मार करके वहीं पे आते हैं गोलाई में, तो वो 360 अंश हम घूम जाते हैं। जैसे घड़ी की एक सुई है, सेकंड की सुई 12 से गई, फिर घूम करके 12 पे आई, तो उसने 360 अंश घूम गई। तो इसमें 24 तीलियां हैं, तो इसमें 24 का भाग दे दो, आप बट्टा करके भी भाग दे सकते हैं, आप काट लो, 12 दूनी 24,
12 36 जीरो, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, अब 2 एकम 2, 1 बचा 10 और 2 बचे 10, यानी 15 अंश का कोण बनेगा दो तीलियों के बीच। सायं 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण। तो देखो 6 बजे जो कोण बनता है तो यहाँ 12 होता है ऊपर और यहाँ नीचे 6 होता है, तो ये घंटे की सुई 6 पे और ये 12 पे, तो यहाँ पे जो कोण बनता है 180 अंश का बनता है। इसको कहते हैं सरल कोण। एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है। देखो 1 रुपए की 5 टॉफियां दे रहा हो, यानी एक टॉफी कितने की हो गई, यानी 1 रुपए के हम 5 टुकड़े करेंगे तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 में 5 का भाग दे दो, इतना पहले कर दो। 5 से हम भाग देंगे तो 20 आएगा, आप कैसे भी दे दो, 20 पंजे 100 होता है। इसका मतलब एक टॉफी का मूल्य 20 पैसे है, ये आप क्लियर कर दो। तथा 1 रुपए की 4 की दर से बेचता है। अब बेचता कैसा है वो, 1 रुपए में 4, 1 रुपए की 4 है, तो एक टॉफी कितने की बिकी उसकी, यानी 1 रुपए की 4 दे रहा है, यानी 100 की 4 टॉफी दे रहा है, तो हम 4 का 100 पैसे की 4 टॉफी दे रहे, 4 का भाग आप 100 में दे दो, तो 4 दूनी 8 और यहाँ 2 बचे 20 और 4 पंजे 20, यानी 25 पैसे की एक विक्रय मूल्य हो गया एक का, यानी खरीदी 20 पैसे में, बेची 25 पैसे में। रुपए 125 का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो एक टॉफी पे कितना लाभ हो रहा है उसको, टॉफी पर लाभ, लाभ का मतलब फायदा, उसने 25 पैसे में बेची और 20 पैसे में खरीदी थी, तो यानी 5 पैसे का लाभ हो रहा है। अब 125 रुपए कमाने के लिए कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, तो हम 5 का भाग दे देंगे 125 में। तो लेकिन यहाँ पे देखो 5 पैसा है, ये रुपया है, तो क्योंकि रुपए के हमें पैसे बनाने पड़ेंगे तो 2 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10, 2 25 हुआ, 5 पंजे 25, अब ये 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो में 0 हुआ, तो 2500 टॉफियां जब वो बेचेगा तब जाके जो है उसको 125 रुपए का लाभ होगा। टीना ने एक स्कूटर के 55,000 स्कूटर रुपए 55,000 में खरीदा, उसने 3400 स्कूटर की मरम्मत पे खर्च किए, यानी 55,000 में तो खरीदा, तो 3400 खर्च कर दिए, तो उसी में जोड़ा जाएगा, क्योंकि उसी स्कूटर के क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा, ये उसी पे खर्च हुए हैं, तो इसका मतलब 58,400 का उसको ये पड़ गया। स्कूटर अपने मित्र को 56,000 इतने में बेचा, उसका लाभ या हानि बताने, तो क्योंकि 58 में भी तो 56,030 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब उसको हानि हुई। देखो ज्यादा में खरीद पड़ गया उसको और उसने इसमें बेच दिया, तो इसको घटाओ आप, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ 3 बचा और यहाँ 2 बचा, यानी 2370 की हानि हुई। 2370 का लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उसने 3400 और खर्च किए थे। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, इसके अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, ये वर्गाकार पार्क है, इसकी भुजा 50 मीटर है, यानी यहां भी 50 मीटर, चारों भुजाएं 50-50 मीटर, अंदर की ओर जो है चारों ओर 2.5 मीटर रास्ता है, 2.5 मीटर ये रास्ता हो गया ये वाला। इस पथ को समतल करने पर रुपए 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा। अच्छा, इसको जो है समतल करना, यहाँ काम होना इस रास्ते पे, तो प्रति वर्ग मीटर यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल तब ज्ञात होगा जब पहले हम बाहर पूरे पार्क का क्षेत्रफल लेंगे, पार्क का क्षेत्रफल, तो यहाँ 50 गुणा 50 हो जाएगा, 50 गुणा 50, तो 5 पंजे 25 और 2 जीरो, एक 50 का दूसरे 50 का वर्ग मीटर हो जाएगा पूरे का। फिर अंदर का भी ज्ञात करेंगे,
लेकिन हमने ये देखना है कि अंदर वाला, क्योंकि ये घट जाएगा, जो ये अंदर का क्षेत्रफल है इसका घटेगा, तब रास्ते का क्षेत्रफल हमारे पास बच जाएगा। तो अंदर इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से 2.5 मीटर इधर कट गया, 2.5 मीटर इधर कट गया, तो यानी 5 मीटर कम हो गया, तो 50 में से 5 कम हो गया, तो अंदर वाले का क्षेत्रफल, अंदर के भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 45 गुणा 45। तो आप इसको गुणा करते रहिए, ये होगा 2025 वर्ग मीटर। तो इसमें से हम 2500 में से 2025 को घटा देंगे, तो जो बचेगा वो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ 4, तो 475 वर्ग मीटर हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में ये इसमें क्या 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 उसने 10 रुपए 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसको गुणा 10 से कर दो बस, और कुछ नहीं, क्योंकि एक वर्ग मीटर में 10 रुपए का खर्च है, तो गुणा 10 हो जाएगा, तो 475 के आगे एक जीरो और आ जाएगा, यानी 4750 रुपए खर्च होंगे। ठीक है, यहां देखिए इस पी क्यू आर और एस द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दिखा गया। ये पी ने किए 4, क्यू ने किए 6, आर ने किए 10 और एस ने किए 8। उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और एस दोनों से अधिक हल किए। तो पहले हमने क्यू और आर के देखने हैं। तो क्यू ने किए 6, धन आर ने किए 15, तो 6 15 6 21 हो गया दोनों के। यहां पी और एस के देखेंगे, पी धन एस, तो पी ने किए 4, धन एस ने किए 8, तो 8 और 4 12, तो इन्होंने दोनों ने कितने अधिक किए, तो 21 में से हम 12 को घटा देंगे, 11 में से 2 गया 9, तो 9 प्रश्न अधिक हल किए नहीं। हाँ, तो फिर तो दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और एस दोनों से अधिक हल किए। 11 में से 2 गया 9, 8 और 4 12 है। उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और एस दोनों से अधिक हल किए। तो क्यू ने किए, देखिए क्यू के 6 हैं, ठीक है ना, आर के 10 हैं, सॉरी 15 मैंने गलत लिख दिया, आर के 10 हैं, आर के क्वेश्चन है 10, तो 10 और 6 16 हो गए। पी के हैं 4 और एस के हैं 8, 8 और 4 12, तो 16 में से 12 को आप घटा दो, तो 4 प्रश्न अधिक हल किए पी और क्यू और आर ने। ठीक है, अब हिंदी हम करेंगे। रोबोट एक विशेष यंत्र होता है, यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। यह यंत्र होने के कारण यह न गलतियां करता है न थकता है, यह कभी शिकायत नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर हैं। कुछ रोबोट चीजें बनाने में प्रयुक्त होते हैं, उदाहरण स्वरूप रोबोट कारें बनाने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं, वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे ही दिखाई देते हैं। थका का समानार्थी शब्द है, तो अन्वेषण नहीं, अन्वेषण का मतलब खोज होता है। निर्वात का मतलब खाली जगह होता है जहां हवा भी नहीं होती है, ठीक है ना। निढाल खतरनाक, तो देखो खतरनाक तो होगा नहीं, थका हुआ मतलब निढाल हो जाना, बोलते हैं बेहाल हो गया, तो इसका निढाल सही आंसर होगा। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र हैं, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, मानव जैसे दिखाई देते हैं, थके हुए नहीं दिखाई देते। तो क्योंकि ये कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि ऊपर बात आई है कि वे एक यंत्र है, इसलिए गलतियां नहीं करते हैं।
अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है? घर की साफ सफाई में तो होता है, ऊपर बात आई है। टेलीफोन कॉल का उत्तर देना, कारें बनाने में भी होता है और टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में भी होता है, बच्चों को पढ़ाने में नहीं होता है। इन तीनों की बात ऊपर आई है, तो आंसर होगा बच्चों को पढ़ाना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है? तो खतरनाक का उल्टा, अन्वेषण तो नहीं होगा, थका हुआ भी नहीं होगा, तो खतरनाक का होगा सुरक्षित, पहचानना नहीं होगा। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऊपर बात आई है कि अधिकांश रोबोट जो है ना मशीनों जैसे दिखाई देते हैं, मानव जैसे कम है। कुछ रोबोट हैं जो मानव जैसे दिखाई देते हैं, तो इसका आंसर होगा अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है ना। सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होती है, किंतु प्रायः बड़ी होती है। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। वे पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं, जिससे उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहरा बाज तिरने में दक्ष होता है। अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा की ऊपर उठती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक तिरता हुआ देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उड़ती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह सुनहरे बाज की विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख फड़फड़ाए उठा सकती है। सुनहरा बाज अधिकतर में पाया जाता है, तो ऊपर बात आई है कि उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। मादा सुनहरे बाज को से पहचाना जा सकता है। ऊपर बात आई है कि मादा जो बाज है वो नर बाज से आकार में बड़ी होती है। ठीक है ना। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? तो इसको ऊंचाई वाला, विशाल ऊंचाई वाला क्षेत्र चाहिए, जहां से ये दूर तक इसकी नजर जा सके अपने शिकार पर। शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो शानदार का अर्थ होता है भव्य, आलीशान जिसको कहते हैं, तो भव्य होगा शालिदान। शानदार का अर्थ निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है? तो विशाल का मतलब छोटा भी, विलोम विशाल का मतलब तो बहुत बड़ा होता है, तो इसका अपोजिट छोटा भी होगा, नन्हा भी होगा और भारीहीन भी होगा। विस्तृत नहीं होगा, क्योंकि विस्तृत का मतलब विशाल ही होता है, तो इसका अपोजिट बताना है, तो इसका आंसर होगा विस्तृत। ठीक है। पुस्तकें मानव प्रयत्नों में के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती हैं, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती, जो आज भी उतने ही ताजा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी न हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। इसमें आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे कृतियां हैं, तो ध्यान रखने वाली, अनुचित, समय खर्च करने वाली, उपयोगी, तो ये है सबसे उपयोगी कृतियां। अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती हैं क्योंकि उसमें है, तो समय के परीक्षण में ये बची इसलिए रह सकी हैं क्योंकि इसमें मुद्रित सामग्री है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है? अनुचित का समानार्थी, तो बीमारी तो होगा नहीं, अनुचित का उपयुक्त भी नहीं होगा, अनजान भी नहीं होगा, बल्कि समानार्थी अनुपयुक्त होगा। ठीक है ना। विश्व
अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे हमें प्रशिक्षित करती हैं, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं, समय से परे होती हैं, मानवीय प्रयासों का उत्सव मनाती हैं। तो ऊपर बात आई है कि ये विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं, इसलिए विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है। अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग के अर्थ में हुआ है। ढहना का मतलब होता है बिखर जाना। सभी मकड़ियां जाले बुनती हैं। जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। वे मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, खतरे से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। अधिकांश मकड़ियां गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के, सफेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियां अपने जाले में छिपती है तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में भी सहायक होते हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं। कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है। वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता। वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियां समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस चुका है। इसलिए जाले के बिना मकड़ियां वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती हैं। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। तो पहला प्रश्न है, यह अनुच्छेद किसके बारे में है? मकड़ी के जाले का महत्व, मकड़ियों के लिए कीड़ों का महत्व, अंडे देने का महत्व, मकड़ियों का स्वभाव। तो यहाँ है मकड़ी के जाले का क्या महत्व है, उसके बारे में यह अनुच्छेद लिखा गया है। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? वे अंडे पकड़े रहते हैं, ये भी सही है। वे भोजन पकड़ते हैं, ये भी सही है। जल ढूंढते हैं, ये गलत है। तो इसका मतलब यही आंसर होगा। वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं, ये भी सही है। तो आंसर होना है सी वाला। फंसा का समानार्थी। तो जब कोई चीज फंसती है तो खाया तो नहीं होगा, चिपा भी नहीं होगा, भागा भी नहीं होगा। तो फंसने का मतलब चिपकना होता है, चिपक जाना। वही मकड़ियां कैसे जान लेती हैं कि उनके जाले में कुछ फंस गया है? वे सुन लेती हैं, वे सूंघ लेती हैं, वे अनुभव करते हैं, वे चख लेती हैं। तो देखो ऊपर बात आई थी कि जब जाला हिलता है तो उन्हें पता चल जाता है। तो इसका मतलब अपने अनुभव से, चख लेने से भी नहीं होता, सूंघ लेने से भी नहीं, सुन लेने से भी नहीं, क्योंकि जाला हिलता है तो यहाँ पे अनुभव करना इसका सही आंसर होगा। कि हिलना जब वो महसूस करते हैं, जाला कोई हिल गया तो समझ जाते हैं कि कोई चीज इससे चिपक गई है। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है। तो ऊपर अस्तित्व आया कि मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जाले जरूरी है। तो अस्तित्व का मतलब यहाँ पे होगा जीवित रहने के लिए, क्योंकि पकड़ा गया भी नहीं होगा, छिपा हुआ भी नहीं, सुरक्षा। तो यहाँ पे अस्तित्व का मतलब जीवित रहने से इसका आशय है। तो इस तरह से ये पूरा पेपर हमने सॉल्व किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।